उसका कोड कहीं ना कहीं होगा क्या, लो लेवल में। एवरीबॉडी? यस यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके। अब जब एग्जीक्यूशन की बात आ रही है तो क्या हमारा हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो होगा या लो लेवल इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा? एग्जीक्यूशन लो लेवल। कौन फॉलो होगा? लो लेवल। लो लेवल। क्यों? क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी लो लेवल को समझने के लिए तैयार है। यस सर। ठीक है, जिसे हम असेंबली कोड कहते हैं, लो लेवल कहते हैं, या ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। यस सर। एवरीबॉडी? यस। ठीक। अब सी कंपाइलर कहता है कि भाई आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको तो मैं कंपाइल करूंगा। एक बार ध्यान से बस समझ लेना है, आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको तो मैं कंपाइल करूंगा, लेकिन जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो एग्जीक्यूट तो हम उसको ना करेंगे। तो मेरे फॉलो होने के पहले ही कोई ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो आपके उस हाई लेवल या मिडिल लेवल की जगह पे लो लेवल का कोड ले आके क्या कर दे, जोड़ दे। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। मतलब हम लिखेंगे, हम प्रोग्राम में यूज करेंगे प्रिंट एफ, मान लीजिए। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए और दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हम 5 बार बोलने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए आप तो प्रोग्राम लिखेंगे हाई लेवल में, ऐसे नॉर्मली हम लोग समझ के चलते हैं, प्रिंटफ यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे। प्रिंटफ स्कैनफ क्या है? फंक्शन है। किस में डिफाइन है? हेडर फाइल में। डिफाइन होने का क्या मतलब है कि हेडर फाइल में उस प्रिंटफ का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा गया, लिखा हुआ है। ठीक है, यही ना मतलब हुआ? ओके। यस सर। अब जब रन कराएंगे प्रोग्राम तो हमारा सी कंपाइलर आएगा तो वो प्रिंटफ को समझेगा कि प्रिंटफ के बारे में जो लिखा गया इंस्ट्रक्शन हेडर फाइल में है उसको समझेगा, जो हेडर फाइल में लिखा गया उसको समझेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी जब रन करने आएगा तो उस प्रिंटफ के बारे में जो हेडर फाइल में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा गया है उनको फॉलो करेगा। तो इसका मतलब कि रन करते समय प्रिंटफ का जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो फाइल में आ जाना चाहिए। यस भाई हमारा कंपाइलर जाएगा रन करने तो वो आ जाना चाहिए ना। यस सर। तो मैं कहने का मतलब कि सी कंपाइलर के रन करने के पहले ही, ठीक है, सी कंपाइलर के रन करने के पहले ही, फॉलो करने के पहले ही कोई ऐसी व्यवस्था मिले जो हमारे लिखे गए फंक्शन से रिलेटेड कोड्स जो कि हेडर फाइल में है उसको उठा के मेरे फाइल में जोड़ दे। तो कहता है कि क्या डॉट सी बनाया है तो डॉट सी में ही रखेगा? कहता है नहीं। ठीक है, एक नया फाइल बना देगा। ठीक है, और उस नया फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट ओ बी जे, डॉट ओ बी जे, डॉट ओ बी जे। किसी का हल्ला गुल्ला हो रहा है जी? कौन किसका है? ठीक है, पूरा समझने का प्रयास कीजिए। डॉट ओ बी जे यानी हमने कंपाइल किया। ठीक है, हमारा सी का कंपाइलर अभी इन्वोक भी नहीं हुआ कि प्री प्रोसेसर प्री कंपाइलर एक्टिव हो गया और उसने जो जो हमारे कोड्स लिखे हैं हाई लेवल के उनसे रिलेटेड हेडर फाइल में जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है वहां से उठाया और ऑब्जेक्ट फाइल में डालना शुरू कर दिया और एक नया फाइल क्रिएट हो गया डॉट ओबीजी। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, ओके। अब ये है कि डॉट सी में मैंने बनाया 5 लाइन का प्रोग्राम, लेकिन डॉट ओबीजी का जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें 130 लाइन 135 लाइन दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक फंक्शन जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, उससे रिलेटेड वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को उसमें क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट फाइल में रख रहा है। ठीक है, जैसे हम प्रिंटअप यूज किए तो प्रिंटअप के बारे में मान लीजिए 25-30 लाइन का कोड लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट फाइल में उसका 30 लाइन का कोड लाकर रख दिया, तो टोटल कैपेसिटी प्रिंटअप के लिए कितना लाइन हो गया? 30 लाइन।
ऐसे जितने भी हम फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है, उसको रिलेटेड स्टेटमेंट को काउंट करके वो बताएगा कि इतने लाइंस हमने कंपाइल किया। पॉइंट क्लियर? इस चीज को पुष्टि करने के लिए कि ऐसा होता है, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा सी आपको इन्वायरमेंट खोल के एक बार बताने का प्रयास में कर रहा हूं, ताकि चीजों को आप स्पष्ट रूप से श्योर कर लें। आपके स्क्रीन पे सी दिख रहा है, यस या नो? यस सर, यस सर। ठीक है। ठीक, सबसे पहला पोजीशन हेडर फाइल का होता है, जैसे कि आपको सिंटेक्स में भी बताए थे। मान लीजिए कि प्रिंटअप अभी बताने वाले हैं, लेकिन ऐसे समझाने के लिए मैंने लिख दिया हेलो। हर प्रोग्राम के लास्ट में गेट सीएस लगाते हैं, लगा दिए। ठीक है, अब हम कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने के लिए अल्ट F9। 9 ठीक है, अब देखिए अल्ट F9 हम किए तो हमने तो प्रोग्राम लिखा 2 2 4 2 6 7 लाइन का टोटल। कंपाइल लाइन कितना दिखा रहा है? 462 दिखा रहा है ना? यस सर। यानी वो उतने लाइन को पढ़ा। कितने लाइन को पढ़ा? 462। ठीक, अब क्या 462 लाइन समझने का कोशिश करते हैं। एक और थोड़ा सा पॉइंट कि क्या प्रिंटफ जो है वो 462 लाइन में लिखा होगा? अच्छा, एक और काम करते हैं, एक और प्रिंटफ यहां दे देते हैं सर। हाँ, वेट 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 एक मिनट, मैं आपकी बात तुरंत सुन रहा हूं। ठीक, अभी कितना हो गया ये? 1 बढ़ा है सर, 463। सर इसमें सिर्फ 1 ही क्यों बढ़ा? हाँ, इसमें 1 ही क्यों बढ़ा? क्योंकि प्री कंपाइलर कह रहा है कि जो आप प्रिंटफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका टोटल लाइन मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि 462 लाइन। कितना लाइन? 462। अभी हटा देते हैं, एक बार फिर से हम हटा देते हैं इसको। इस लाइन को कमेंट बना दिए, अल्ट सी, नहीं कमेंट में ये कर ले रहा है, हटा देते हैं फिर से, अल्ट सी। 462 है ना? ठीक, ऐसा हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। वैसे गेट सीएच का भी कोड इसमें जुड़ा होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रिंटफ के केस में 462 लाइन का स्टेटमेंट है, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि प्रिंटफ टोटल कितने लाइन में लिखा गया होगा? 462 लाइन। 462 लाइन में। हमारा प्री कंपाइलर कह रहा है कि जब हम आपके कोड को देखने आ रहे हैं, ठीक है, तो हम एक बार 462 लाइन को ऐड कर रहे हैं और दूसरी बार जब सेम फंक्शन मिल रहा है तो 462 हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस 462 को दोबारा इन्वोक कर दे रहा हूं, क्योंकि असेंबली में भी तो सेट ऑफ कोड को, ठीक है, इन्वोक किया जा सकता है। एवरीबॉडी, असेंबली लैंग्वेज में भी तो सब प्रोग्राम का कंसेप्ट बना के उसको कॉल किया जा सकता है। तो ये कह रहा है प्री कंपाइलर कि ऐसे अगर हम प्रिंटफ 50 बार लिखेंगे और हर एक का 462 लाइन हम ऐड करते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट फाइल बहुत बड़ा होगा और उसका लोड भी बहुत बढ़ जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट के दौरान। मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमको तो सिंपली ऑब्जेक्ट कोड को ना फॉलो करना है। तो हम असेंबली में ले गए, इसके 462 लाइन को फॉलो किए और अगला भी देखे कि यही है। तो हम क्या किए कि उसके लिए भी इसी 462 लाइन को दोबारा इन्वोक करा दिए। नहीं समझे? समझ गए सर। मतलब उसी फाइल में उसी 462 लाइन को दोबारा क्या कर दिया? इन्वोक करा दिया। तो टोटल लाइन कितने हो जा रहे हैं? 463। सर एक और प्रिंटफ लिखेंगे तो लिख देते हैं, 464 हो जाएगा। 464 हो जाएगा। पर स्कैनफ लिखेंगे तो सर उसका तो वो अलग अलग, उसका तो उसका अलग आ अलग जाएगा, होगा। अलग सेट ऐड हो जाएगा। यस सर, क्लियर। क्लियर? चलिए ठीक है, हमको ये समझाना था आपको। ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, आप पूछिए। आप सर, इज इट पॉसिबल टू सी आवर ऑब्जेक्ट फाइल सर? सी ऑब्जेक्ट फाइल को देखना?
यस सर, हाँ देख सकते हैं, मतलब जैसे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। प्रिंटफ का जो इंस्ट्रक्शन है सर, उसको हम देखना चाहते हैं वो कैसे लिखा गया, कैसे बनाया गया उसमें नहीं से। तो वो हेडर फाइल आपको देखना होगा, ठीक है। अगर हेडर फाइल का परमिशन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बिन में जाके सर्च कीजिएगा, अगर stdio.h फाइल होगा तो उसको नोटपैड से खोल लीजिएगा, ठीक है। अगर हिडन करके रखा होगा तो नहीं देख पाइएगा, अगर अनहिडन होगा तो आप उसे ओपन करके देख तो सकते हैं पर समझ नहीं सर, ओके सर। ठीक है। सर स्कैनएफ को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। अब वो सब बाद में हम बात करेंगे, हाँ ठीक है। अभी क्लियर है ना, मसला से भटकिए मत। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके 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 ओके। यानी कि जो बेसिक थीम है प्री कंपाइलर का वो आप समझ गए। 5 लाइन कैसे 200 कुछ लाइन में हो जा रहा है ये भी समझ गए। हमारा बनाया गया 5 लाइन का प्रोग्राम 200 कुछ लाइन कंपाइल्ड हो रहा है, कैसे हो Yes, रहा है sir. ये भी समझ गए। यस या नो? Yes, sir. यस सर। यस सर, मतलब इतना पॉइंट आप कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग आगे सर लेट से ज्वाइन हुए सर। लेट से क्यों ज्वाइन हुए हैं? न्योता भेजना पड़ेगा तब आइएगा टाइम पे। नो सर। क्यों हुए हैं बताइए। ठीक है, प्री कंपाइलर प्री प्रोसेसर क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी फंक्शन यूज किए गए हैं उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी कोड्स हैं जो कि हेडर फाइल्स में होते हैं उनको उठा के वो किस फाइल में डाल देता है, ऑब्जेक्ट फाइल में डालता है, ताकि हमारा सी उस लाइंस को कंपाइल कर सके, उस लाइन को कंपाइल कर सके। पॉइंट क्लियर? यस सर। चलिए, इसके बाद ये टॉपिक करना था, लेकिन इस टॉपिक के पहले हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स कल डील किए थे, तो वो भी आपके साथ मैं डील करूंगा। इस पॉइंट्स में अब कोई दिक्कत नहीं है आपकी तरफ से? No, कोई भी sir. एक बच्चा? नो सर। ठीक, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना ये है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन पे आना है ताकि इसके शुरू करके हम लोग प्रोग्रामिंग आगे बढ़ा सकें। लेकिन उसके पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी क्यूबेसिक में पढ़े थे, ठीक है। उसमें कुछ में सिमिलरिटीज भी है और कुछ में डिसिमिलरिटीज है। तो उन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को थोड़ा बहुत हमें समझना होगा, ठीक है। डेफिनेशन जहां जहां ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, मैंने सेम लिख दिया है, आपको वहां से राइट कर लेना होगा। और जो भी डिसिमिलरिटीज है वो बाकायदा आपको समझा दिया गया है, तो उन चीजों को फॉलो करें। यस सर। ओके, ये नोट्स आपको हम शायद भेज दिए थे आपके ग्रुप में। Yes, sir. I यस am. सर। यस सर भेज दिए। तो जैसे आइडेंटिफायर्स तो हम लोग शुरू में ही लिख लिए थे कि भाई किसी Yes, भी sir. चीज का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। और यहाँ नाम जो होगा वो 31 लेटर्स में होना चाहिए, शुरू होना चाहिए अल्फाबेट या अंडरस्कोर से। एवरीबॉडी ठीक है? Yes, डिजिट sir. शामिल हो Yes, sir. सकता है लेकिन कोई दूसरा सिंबल शामिल नहीं हो सकता। ठीक। वेरिएबल का Sir, डेफिनेशन, laptop इट इज अ आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। इट इज अ मेमोरी यूनिट रेफर्ड बाय अ नेम कॉल्ड वेरिएबल नेम एंड दैट कैन बी स्टोर्ड टू दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू और स्टोर अ फंक्शन। ये सब भी आपको बता दिया गया था, तो ये क्यू बेसिक से आप नोट कर लीजिएगा, सेम लिखवाए थे आपको। यस सर। यस सर। यस सर। हो जाएगा? यस सर। ओके। यस सर। अब उसी में आपको जब बता रहे थे वेरिएबल, तो बताए थे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन 2 तरीके से होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। कुछ को याद होगा? यस सर। यस Yes, sir. सर। ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि क्यू बेसिक दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम सी के रेस्पेक्ट से देखें तो सी इम्प्लिसिट को सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ ये किसको करता है? एक्सप्लिसिट। Explicit। तो क्या मतलब हुआ एक्सप्लिसिट का? कि वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर यूजिंग डेटा टाइप। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप नहीं देंगे तो सी उसको फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब
कि अगर कोई हमको वेरिएबल सी में डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो कहता है कि डेटा टाइप लिखिए, वेरिएबल का नाम लिखिए, और देना है तो कोमा से सेपरेट, कोमा ऑपरेटर से सेपरेट करते हुए वेरिएबल का नाम देते जाइए, लास्ट में क्या लगा दीजिए, सेमीकोलन। सेमीकोलन। एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक। अब बात करते हैं डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप का भी डेफिनेशन सब जगह एक तरह का होता है। क्यू बेसिक में भी बताए थे कि डेटा टाइप्स आर द कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स बताए थे। यस सर। ठीक है, दैट कैन स्पेसिफाई द मेमोरी स्पेस एंड रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है, फॉर द वेरिएबल्स। लिखाया गया था, याद आ रहा है? यस सर। इंटीजर के बारे में बताए थे, 2 बाइट -32,768 से 32,767। 767। यस सर। वो सब सेम रहेगा, डेफिनेशन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अब है टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। ठीक है, क्या डाटा टाइप एक ही तरह का होता है, तो कहता है कि नहीं, कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, प्रिमिटिव्स या प्री डिफाइंड। प्रिमिटिव्स या इसका क्या मतलब है, ऐसे डेटा टाइप्स जिनको हमको सी प्रोवाइड कर रहा है, यस सर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो डेफिनेशन वही रहेगा, लिख लीजिएगा जो वहां लिखा गया था। यस सर, देख लेंगे वहां से ले लिए, आपके पास सब मटेरियल है? यस सर। ठीक, ओके। और अगर आप ना कर पाए, किन्हीं से भी ना हो, तो बेझिझक अगले क्लास में आके पूछ लेंगे कि सर लिखने की कोशिश किए, हमारे पास नहीं था, ठीक है, हम नहीं ठीक से लिख पाए, तो हम दोबारा उस चीज को बता देंगे। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी काफी मेहनत करके आपको बताया गया था, और नोट्स भी सारे पीडीएफ के फॉर्म में भेजे गए थे, तो आई थिंक आपके पास होना चाहिए। ठीक, अब है कि क्या क्यू बेसिक में जो पढ़ के आए हैं वही डाटा टाइप यहां पे है ना, बदल गया। ठीक है, यहां पे होता है INT, इंटीजर के लिए क्या होता है, INT। यहाँ इंटीजर नहीं लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, INT लिखते हैं। सी में क्या लिखते हैं, INT। ओके, एक और भी कीवर्ड है INT के कोरस्पॉन्डिंग, शॉर्ट, SHORT। अगर हम 60 बिट प्लेटफॉर्म से सी को देखें, या C90 स्टैंडर्ड से सी को देखें, तो शॉर्ट और इंट एक ही है। आप शॉर्ट लिख के काम कर लें या इंट लिख के काम करें, एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन सर, हाँ, सर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है, क्लास ऑफ हो सकता है। अरे तेरी तो, ठीक है। लेकिन अगर हम C99 स्टैंडर्ड पे सी को देखें, जिस स्टैंडर्ड को विंडो द्वारा भी एडॉप्ट किया जाता है, बहुत सारे विंडो बेस्ड एडिटर्स जो हैं, ठीक है, वो सी को सपोर्ट करते हैं, तो उसके अनुसार अगर चले तो शॉर्ट जो है वो 2 बाइट हो जाता है, लेकिन इंट 4 बाइट हो जाता है। कितना बाइट हो जाता है, 4 बाइट। 4 बाइट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ डाटा टाइप C99 पे चले तो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल, साइज जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, आवाज आ रही है? यस सर। सर। यस सर। हमारा जो सिलेबस है वो 90 स्टैंडर्ड पे बेस है, जिसे आंसी सी कहा जाता है।
ठीक है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली अभी फॉलो करेंगे। ये बातें इसलिए भी बोल दिए कि कहीं अगर इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और अगर इंट में 4 बाइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो 99 स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको बता रहा है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यस या नो? ओके, ठीक। तो यहां पे शॉर्ट इंट का मतलब सेम होता है 2 बाइट्स। लॉन्ग इंट, इंट का बड़ा भाई लॉन्ग इंट, ठीक है, ये भी 4 बाइट। फ्लोट फ्रैक्शन के लिए 4 बाइट। डबल बड़े फ्रैक्शन के लिए 8 बाइट्स। और कैर 1 बाइट। ये 5 बेसिक टाइप्स में आते हैं, ठीक है, ये 5 बेसिक। सर कैर किसके लिए यूज करते हो? सिंगल कैरेक्टर के लिए। सिंगल कैरेक्टर जिसमें कोई भी अल्फाबेट्स आ सकता है, कोई भी एक डिजिट आ सकता है, कोई भी एक सिंबल आ सकता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, और चर्चा करेंगे कैर के बारे में हम लोग आगे। अब जैसे इंट 2 बाइट्स लेता है तो वैल्यू रेंज निकालने का तरीका वहां बताए थे, याद होगा कि बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट कीजिए। यस सर। 2 into 8 तो कितना हो गया? 16। 16 में से 8 घटा लीजिए साइन के लिए, प्लस और माइनस के लिए, तो 15। बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 पे पावर 15 चढ़ाएंगे, डेसिमल वैल्यू आ जाएगा और वो आएगा 32,768। यस सर। ठीक है, माइनस में वहां से शुरू करेंगे, प्लस में वहां तक ले जाएंगे, चूंकि 0 प्लस में काउंटेबल होता है इसलिए प्लस में 1 घट जाता है। यस सर। ठीक है, इस तरह से सबका आप निकाल सकते हैं या सबका आप बुक में देखे रेंज भी लिख सकते हैं। क्लियर? यस या नो? यस सर। ओके ओके। अब है कि सर अगर आप बेसिक टाइप हमको बता दिए, या मान लीजिए हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो कुछ इस तरह कैसे करेंगे? इंट x, y, z। इसका मतलब क्या हुआ? कितने वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए? 3। पहला का नाम एक्स वाई एंड जेड। x, हम पूछे पहला का नाम तो तीनों बोल दिए। एक्स सर, सॉरी आवाज सर। कट गया था। ठीक है, पहला का नाम x, दूसरा का नाम सेकंड वाई, वाई, तीसरा का नाम z, जेड। और तीनों वेरिएबल के डेटा टाइप इंटीजर है सर। इंटीजर। हाँ, वहां डिम वाला कोई यहाँ पे ये नहीं है। जैसे एक बार आपको बताए थे कि डिम i, j एज इंटीजर, तो i हो जाता था इम्प्लिसिट और j हो जाता था क्या? एक्सप्लिसिट। वो वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं ये बात पे इस लाइन पे फोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे x भी इंटीजर है। एक्सप्लिसिट को हाँ, यहाँ x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है और z भी जेड भी इंटीजर इंटीजर है। ओके। प्री डिफाइंड के अलावा एक दूसरे टाइप का भी डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पे सी में एज अ चैप्टर के रूप में हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ये पढ़ना है, ये सीखना है, ये चैप्टर है। पॉइंट क्लियर? यस यस। ठीक है, क्यू बेसिक में आप एक पढ़े थे, टाइप और एंड टाइप पढ़े थे ना? यस सर। उसी जैसा स्ट्रक्चर और यूनियन हो जाता है, उससे थोड़ा ये एडवांस है लेकिन उसी जैसा है, मतलब पर्पस वही है। ठीक, उसके बाद थर्ड में तीसरे डाटा टाइप्स में हो जाता है डेराइव्ड डाटा टाइप। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो एग्जिस्ट कर गया है, उस एग्जिस्ट वाले टाइप को यूज करके एक नए कंसेप्ट को एराइज करें। जो डाटा टाइप एग्जिस्ट कर रहा है उस डाटा टाइप को यूज करके एक नए कंसेप्ट को एराइज करें। अगर ऐसा करते हैं तो जो नया चीज बनेगा उसे हम डेराइव्ड डेटा टाइप के कैटेगरी में रखेंगे। किस टाइप में रखेंगे? इसमें बताया हुआ है कि नहीं है? वहां भी बताए थे यस सर। कि नहीं बताया हुआ है? यस सर। ठीक है,
और अगर नहीं बताया हुआ होगा तो देख लीजिएगा और बताइएगा कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। इतना कर सकते हैं ना? ओके सर, एक बार फिर से बताइएगा सर। डेराइव्ड डेरिवेटिव वर्ड है, कई जगह हम लोग सुनते हैं। डेराइव्ड मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो डाटा टाइप एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है सर? प्री डिफाइंड कर रहा होगा। क्यों? जरूरी थोड़ी है, प्री डिफाइंड तो कर ही रहा है, यूजर डिफाइंड भी तो कर सकता है। हमने कोई बना दिया टाइप, डाटा टाइप, तो वो भी तो एग्जिस्ट कर गया। तो कह रहा है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस एग्जिस्ट किए गए डाटा टाइप से अगर कोई नया कंसेप्ट एराइज करते हैं, उठाते हैं, बनाते हैं, तो उस नए कंसेप्ट को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? डेराइव। ठीक है, जैसे एरे, तो एरे तो जो बना है उसी से बनाएंगे। इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट तो नया हो गया ना, डाटा टाइप पुराना है, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है, लेकिन कंसेप्ट तो नया है ना, इसलिए एरे को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? डेराइव्ड में। फंक्शन को भी किस कैटेगरी में डालेंगे? डेराइव्ड में। पॉइंटर, एक नया चीज आपको मिल जाएगा, पॉइंटर, जो आपने क्यू बेसिक में नहीं सीखा था, ये सब डेराइव्ड में आएगा और ये सब चैप्टर है। These all are the chapters in C. एरे चैप्टर है, फंक्शन चैप्टर है, और पॉइंटर भी क्या है? चैप्टर। ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइंटर। वैसे तो आगे इसको चैप्टर में करेंगे ही, एक ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं ताकि दिमाग में इसके बारे में एक ब्रीफ आपका नॉलेज रहे ऑलवेज। जब हम लोग क्यू बेसिक पढ़े थे, काम किए थे उसमें, तो हर चीज हम लोग स्टैटिक मैनर में यूज किए थे। स्टैटिक मैनर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जिसका मेमोरी पहले ही एलोकेट हो जाए। क्या हो जाए? एलोकेट हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी व्यवस्था हम वहां पे बताए नहीं थे जिसमें प्रोग्राम रन कर रहा है और उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बताए थे हम। नो सर। नहीं, ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक मैनर को ही प्रमोट करता है। ठीक है, और बेसिकली उसका पर्पस कोई डेवलपमेंट का है भी नहीं था। ठीक है, तो पर्पस, उसका बेसिक पर्पस क्या है? लर्निंग। क्यों बेसिक का बेसिक पर्पस लर्निंग है। ठीक है, ओके। सी कहता है ना कि मैं तो मदर लैंग्वेज हूं, ठीक है, तो मेरे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन करने का दो तरीका है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है कि प्रोग्राम रन करने के पहले ही प्रोग्राम में यूज किए गए जो भी वेरिएबल्स है, ठीक है, चीजें हैं, एरे है, उनका मेमोरी हम पहले ही ऑक्युपाई कर लिए, डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद रन कराएं। तो इसमें दो सिचुएशन हमेशा फॉलो होता जाएगा, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। मतलब हुआ स्टैटिक मैनर का मतलब हुआ, या कंपाइल टाइम का मैनर का मतलब हुआ कि क्लास चलेगा, ठीक है, बच्चे आएंगे, पहले से ही चेयर लगा दिए। क्या लगा दिए? चेयर लगा दिए। ओके, जैसे क्लास होगा, ठीक है, मान लीजिए कि क्लास 12 बजे से होगी और मैंने क्या किया, 10 बजे ही चेयर लगा के रख दिया। कितने बच्चे का? मान लीजिए 60 बच्चे का। क्यों? क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी है? सर स्टैटिक और डायनेमिक आप एक्सप्लेन कर चुके हैं सर। कर चुके हैं? यस सर, दो बार। अच्छा, तो क्लियर है ना? यस सर, मैलॉक में बताए थे सर। बस दोस्त, वही मैलॉक और फ्री जो होगा वो यूज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। किसके द्वारा? पॉइंटर। तो पॉइंटर और कुछ भी काम में आएगा वो आगे। एक फोर्थ टाइप जो शायद वहां डिस्कस नहीं किए होंगे क्योंकि वहां था भी नहीं। नो सर, नो। एंड दैट इज कॉल्ड जेनरिक टाइप। जेनरिक का मतलब जो सबके साथ चल जाए, जो सबके साथ चल जाए,
या एक ऐसा टाइप जो किसी भी तरह के वैल्यू को स्टोर कर ले, इंटीजर, फ्लोट, कैर, कुछ भी आए वो स्टोर कर ले, ऐसे टाइप को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? जो भी ले सकते, जेनरिक टाइप में। जो भी ले सकते। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज लिखा हुआ है। जेनरिक टाइप में क्या लिखा हुआ है? दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑल टाइप ऑफ वैल्यू। टाइप ऑफ वैल्यूज। अगर हम जेनरिक टाइप से कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल में हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है। और इसमें एक ही आता है डेटा टाइप, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है, जो क्या है? प्री डिफाइंड है। ठीक है, और इसको बोलते हैं void। क्या बोलते हैं? void। void। ठीक है, एक मिनट, एक फोन है। हेलो, कौन? मैम आप 15 मिनट के बाद कीजिए ना, अभी क्लास में हूं मैं। ठीक है, तो void, और हकीकत में void का मतलब होता है कुछ नहीं। void का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल वे में void जहां जहां भी यूज होगा, जैसे मेन के साथ मैंने void लगाया है, लगाया था ना अभी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. आ रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम रन करके दिखाया, मेन के साथ void लगा था। जी सर, void में। यस सर। यस सर। void का मतलब क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि वो फंक्शन कोई कुछ वैल्यू नहीं। रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए void लगा दिया था। यस ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सर जेनरिक, इसका मतलब आप कह रहे हैं, एक बार कह रहे हैं कि नथिंग, और एक बार कह रहे हैं कि ये जेनरिक टाइप। एक, हेलो, हाँ, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि सर ये जेनरिक टाइप है, हर तरह का वैल्यू रखेगा। तो नॉर्मली जो void का हम इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब नथिंग रहेगा ऑलवेज, लेकिन जब इस void को हम चैप्टर पॉइंटर से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? चैप्टर पॉइंटर से जोड़ेंगे। जब चैप्टर पॉइंटर से जोड़ेंगे तो यही void कन्वर्ट होके बन जाएगा क्या? जेनरिक टाइप। जेनरिक टाइप। क्लियर? क्लियर? ठीक है। Yes. तो अभी यही याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि जेनरिक टाइप में बताइए, सी में जेनरिक टाइप में कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा void। क्या जवाब होगा? void। चलिए, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट, एंड दैट इज कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, इसका भी मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से प्री डिफाइंड होता है और वो अपने प्री डिफाइंड मीनिंग के लिए प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यू बेसिक में भी लिखवा दिए थे। यस सर। यस, क्यू बेसिक। ओके। लेकिन क्यू बेसिक में जितने कीवर्ड्स हैं या जो कीवर्ड्स हैं वो सी में भी हो जरूरी नहीं। नहीं, तो सी में कितने कीवर्ड्स होंगे सर? तो अगर हम 90 स्टैंडर्ड जो कि हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे लेके चले तो टोटल कीवर्ड्स की संख्या कितनी होगी? 32। 32। ठीक है, लेकिन अगर 99 से जाए तो 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। ठीक है, इस 32 में कौन कौन आएगा? तो एक तो इंट आ जाएगा, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, void, ठीक है, मेन, if, else, for, while, do, break, continue, go to, struct, union, switch, case, डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके टोटल कितने आ जाएंगे? 32। ठीक है, क्लियर? सर एक थोड़ा बता दें। यस सर।
क्या बोल रहे हो बाबू? सर यूनियन के यूनियन? क्या यूनियन? सर यूनियन एक ही वर्ड क्या होता है इसके बाद? यूनियन के बाद स्विच। सर यूनियन के बाद, यूनियन वर्ड सर क्या यूज होता है? अच्छा तो ये बताएंगे ना। काहे बेचैन हो गए हैं? बोले हैं ना कि चैप्टर है, बोले हैं कि ना बोले हैं? बोले हैं सर। स्ट्रक्चर यूनियन चैप्टर है। और थोड़ा सा आपको हिंट दिए हैं कि टाइप इन टाइप जो पढ़े थे वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, बोले हैं ना। यस आई थिंक यूनियन सर प्रोग्राम को जोड़ता है, जो प्रोग्राम को। ठीक है, नहीं नहीं, वो वाला कुछ वैसा ही सेंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही हो। सेट थ्योरी का यूनियन नहीं है ये। ठीक है, सेंस हो सकता है थोड़ा बहुत निकल जाए, पर सेट थ्योरी इसको मत समझिए। ओके ओके सर। ओके, सर ठीक है। तो अभी इसी में इसके पहले ही बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, उन सब पे थोड़ा फोकस करते हैं। कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? ठीक है, Constant is never change. the कांस्टेंट, values are never constant are the changing within a values program. those are never changed throughout the program. There are Yes. so many types of constant that may be integer constant, that may be fractional constant, that may be string constant, that may be character constant, and so many things. सब कर लीजिएगा। यस सर। Yes, sir. Okay. And what is expression? Combination of operand and operators is called? Operator and operators are expressions. Expression. Okay. Then ये सब पुरानी बातें हैं, लिखा हुआ है सेम एज क्यू सारा बेस। लिखवा दिए हैं। Yes, sir. Yes. है सर। And what is operand? Operand may be variable or और constant. 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 And what is operator? Operator may be symbol, operator may be words. Those Words perform special operations on the within operand. the program. ठीक है, ओके। नहीं, ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किस पे? ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड पर। प्रोग्राम में नहीं, वो तो प्रोग्राम का एक पार्ट होगा, करेगा ये ऑपरेंड्स पे। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? तो Yes, कुछ तो वही रहे Plus, जो क्यू बेसिक minus, आते हैं, जैसे अर्थमेटिक Mod ऑपरेटर में equal to प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन रिमाइंडर के लिए यहाँ क्या आ गया? percentage. अब वहां क्या था? परसेंटेज हो गया। Mod. मॉड। और वहां पावर के लिए कैरेट था, लेकिन यहाँ पावर के लिए, यहाँ कैरेट का सिंबल का इस्तेमाल किसके लिए होगा? एक्सपोनेंट के लिए, ई टू द पावर एक्स के लिए। ठीक है, पावर के लिए दूसरा तरीका है जो आगे बताया जाएगा आपको, फंक्शन है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये के सिंबल किसका है? ये Relational. ग्रेटर देन, ये लेस लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल ये Less than equal to. Less than equal to. लेस देन और इक्वल टू, और ये Not Not equal. इक्वल टू। Equal. ये इक्वल टू Equal है. इक्वल टू। ठीक। चेंज है। थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर बदल गया। ये सब एंड और नॉट वहां पढ़े थे, यहाँ हो गया डबल एम्परसेंट। इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंट। बगल में लिखा हुआ है एम्परसेंट, लिखा हुआ है ना। Yes, sir. तो डबल एम्परसेंट लगाएंगे तो ये किसको किस ऑपरेटर को प्रमोट करेगा? एंड ऑपरेटर। एंड को और डबल पाइप को यूज करेंगे तो किसको करेगा? और को और को। और एक्सक्लेमेशन को करेंगे तो किसको करेगा? नॉट को। ठीक है। उसके बाद आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल, ये सिंगल, इक्वल टू है ना। इक्वल टू इज नोन एज हाँ, ये सिंगल वाला को असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, सिंगल वाला को क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करता है? राइट हैंड साइड के वैल्यू को कॉपी करके लेफ्ट हैंड साइड में पेस्ट करता है, यानी असाइन करता है। वैसे इंट एक्स है तो एक्स का कितना बाइट में रैम में बना? 2 बाइट। और जैसे ही हम लिखे x बराबर 55, ये 55 जाके यहाँ पे क्या हो गया? पेस्ट हो गया। हेलो, हाँ हाँ बोलिए प्रियंका मैम। अभी 10 मिनट बाद कीजिए ना, अभी क्लास ले रहा हूं मैं। 10 मिनट बाद।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को थोड़ा एडवांस रूप में भी यूज किया जा सकता है, और इस नए तरीके को हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम है कंपाउंड असाइनमेंट्स। क्या नाम है? कंपाउंड असाइनमेंट्स। ये आपके क्यू बेसिक में नहीं था, यस ये यहाँ पे नया है, सी में ऐसा कर सकते हैं। सी में तो लिखा हुआ है सी सपोर्ट्स कंपाउंड असाइनमेंट, और उसको हम कैसे करेंगे? किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल लगा के, असाइनमेंट लगा के हम कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा जो भी वेरिएबल के वैल्यू होगा, और फिर उसी वेरिएबल में क्या करेगा? असाइन करेगा। थोड़ा समझाइए सर। तो जैसे x में 10 है, अगर मैं लिखूं x प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ x में पहले से वैल्यू क्या है? 10, उसमें क्या जोड़ा? 5 5, और फिर रिजल्ट क्या आया? 15 को किसने साइन कर दिया? x में ही। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 15 ठीक। अगर x स्लैश इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू 5। अगर x मॉडुलस इक्वल टू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू 1 तो इस स्टाइल में, हाँ, इस स्टाइल में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? सर ये जो x प्लस इज इक्वल टू 5 है, इसी का शॉर्ट है ना? x इज इक्वल टू x प्लस 5। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द नॉर्मल अप्रोच। वो तो सब करेगा, दुनिया का जितना लैंग्वेज होगा इस अप्रोच को फॉलो करना है उसको। दिस इज द नॉर्मल अप्रोच, लाइक where इज इक्वल टू where, ठीक है, और जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये नॉर्मल अप्रोच है, ये सबको करना है, ठीक है। लेकिन ये तरीका थोड़ा बेहतर ना हो गया? ऑपरेटर जो है ऑपरेशन होता है, यहाँ पे ऑपरेटर अलग अलग पोजीशन पे हैं, और यहाँ पे सारे ऑपरेटर क्या हैं? साथ हैं। तो साथ हैं तो काम भी साथ, एक्सेस भी साथ साथ हो जाएगा ना, और अलग अलग है तो एक्सेस भी तो अलग अलग होगा। तो लिंक ब्रेक होके फिर लिंक जुड़ेगा तो इसमें तो टाइम लगेगा ना, इसलिए इस नॉर्मल अप्रोच से ये व्यवस्था अच्छी है। इस नॉर्मल अप्रोच से ये व्यवस्था अच्छी है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद एक होता है प्री पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कहा जाता है उसको। क्या? प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्लस प्लस को नॉर्मली इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्री पोस्ट बाद में। प्लस प्लस को किस में रखेंगे? इंक्रीमेंट में, और माइनस माइनस को किस में रखेंगे? डिक्रीमेंट में। कितने वैल्यू से इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? हमेशा। क्या 3 प्लस भी कर देंगे तो वैलिड हो जाएगा? कहता है नहीं। ठीक है। क्या 1 प्लस कर देंगे तो वैलिड हो जाएगा हाफ से? कहता है नहीं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लस होगा या 2 ही माइनस होगा, और 2 प्लस लिखने का मतलब 1 से बढ़ाना, और 2 माइनस लिखने का मतलब 1 से घटाना। तो किसको बढ़ाएगा, किसको घटाएगा? तो कहता है जिस वेरिएबल के साथ लगेगा उसी को बढ़ाएगा और उसी को घटाएगा। ठीक है, ओके। सर जैसे कि 5 प्लस कर देंगे तो ये पहले समझ जाइए, किसको बढ़ाएगा घटाएगा? तो जिस वेरिएबल के साथ ये लगा रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड विद वेरिएबल फॉर वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लिखा हुआ है ना? यस सर। अब है कि सर आपने 2 वर्ड यूज किया है, प्री और पोस्ट, वो तो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो क्लियर हुआ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यूज किसके साथ करेंगे? वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो कब प्री कहा जाएगा, कब पोस्ट कहा जाएगा? तो कहता है कि अगर प्लस प्लस माइनस माइनस को वेरिएबल के पहले लिख देंगे तो क्या कहा जाएगा? प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कहा जाएगा?
प्री प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और अगर वेरिएबल के बाद लिख दिए तो क्या कहा Post जाएगा? increment. पोस्ट इंक्रीमेंट, Post पोस्ट increment और- डिक्रीमेंट। ठीक, तो सर दोनों में अंतर है, तो कहता है अंतर नहीं भी है, अंतर है भी। Yes. ठीक है, कहता है कि अगर इंडिविजुअली यूज करते हैं, चाहे हम प्री को यूज करें या पोस्ट को यूज करें, लेकिन इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं अकेले, तो दोनों का मतलब सेम होता है। आप किसी को मर्जी हो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहां पे देखिए, व्हेन वी यूज इट इंडिविजुअल देन बोथ हैव, मीनिंग इज Same. फॉर एग्जाम्पल अगर x इज इक्वल टू 10 है और मैं लिख दूं x प्लस प्लस, तो इसका मतलब हुआ x में कितने वैल्यू को इंक्रीमेंट होना? वन सर। तो पता है यहां भी x 11 हो जाएगा, और अगर प्लस प्लस x लिखेंगे तब भी x क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes. यदि x प्लस प्लस लिखें तो भी 11, प्लस प्लस x लिखें तो भी 11, x माइनस माइनस लिखें तो भी 9, माइनस माइनस x लिखें तो भी 9। आ रही है आवाज? आ रही है? Yes, sir. यस सर, अब आया। अच्छा ओके ओके ओके, क्लियर यहां तक? Yes, sir. ओके। लेकिन इसका मतलब चूंकि दो चीज बनाया गया है, अगर सेम ही हमेशा रहेगा तो दो देने का कोई पर्पस ही नहीं बनता, एक ही कोई दिया जाता। लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों इंडिविजुअली भले सेम हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ होंगे ना तो दोनों का मतलब बदल जाएगा। Different. जब ये फंक्शन या किसी दूसरे वेरिएबल के साथ जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों अपने नेचर के अनुसार, प्री और पोस्ट नेचर के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो इसकी Okay. चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। क्लियर? Okay, sir. सर तो लेट्स कम टू दी